हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। कैसे हैं आप लोग? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। और क्वेश्चन का इसमें करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, जीएस का। जीएस तो है ही, साइंस भी है, मतलब जीएस में तो सब आ जाएगा, लेकिन हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन है, जियोग्राफी, पॉलिटी और साइंस से भी क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी में है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी में है लोकसभा उपाध्यक्ष। तो जैसे कि आप सभी को पता है, अनुच्छेद 108 के तहत क्या होता है? ज्वाइंट सीटिंग होता है। क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन होता है। संयुक्त अधिवेशन का वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 108 में है। ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, अच्छा, संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? संयुक्त अधिवेशन की बैठक को बुलाता कौन है? तो बुलाता है कौन? राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तब कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा का उपाध्यक्ष। अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तब कौन करेगा? तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है, कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है, तो सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष ज्वाइंट सीटिंग कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 118 के 4 में है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 118 के सब क्लॉज 4 में है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है, अगर पहले तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं है तब लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अगर अनुपस्थित है तब कौन करेगा? तो राज्यसभा का उपसभापति। अगर ये भी अनुपस्थित है, मान लीजिए कि अगर किसी कारणवश राज्यसभा का उपसभापति भी अनुपस्थित है तब कौन लोकसभा का अध्यक्षता करेगा? ज्वाइंट सीटिंग अध्यक्षता कौन करेगा? अगर राज्यसभा का उपसभापति भी अनुपस्थित है संयुक्त अधिवेशन में तब संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तब जितने भी सदस्य होंगे उनमें से जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होगा या जिसको सभी लोग चुने, संयुक्त अधिवेशन की बैठक में आए हुए लोगों के द्वारा सर्वसम्मति से चुने गए व्यक्ति ही राज्यसभा के उपसभापति की अनुपस्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, एक बार मैं और बोल दे रहा हूँ। सबसे पहले संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है तब कौन लोकसभा की अध्यक्षता करेगा? तो उप या लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है, अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तब कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति। अगर राज्यसभा का उपसभापति भी अनुपस्थित है तब कौन करेगा? तो उस समय संयुक्त अधिवेशन में आए हुए समस्त लोगों के सर्वसम्मति से जिस व्यक्ति को चुना जाता है वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा के अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? अनुच्छेद 118 के 4 के तहत। संयुक्त अधिवेशन कब तक हुआ है? अब तक 3 बार हुआ है। कब हुआ है? 1961, 1978 और 2002 में पोटा से रिलेटेड हुआ था, आतंकवादी संगठन है। 1978 में बैंक से रिलेटेड था। और 1961 में दहेज निषेध अधिनियम, तो दहेज के लिए 1961 में संयुक्त अधिवेशन हुआ था। और बैंकिंग से संबंधित था एक कानून, 1978 में वो हुआ था। और 2002 में पोटा से संबंधित था। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रख सकते हैं। और इसमें ठीक है, अच्छा, ये जो होता है संयुक्त अधिवेशन, ये सिर्फ साधारण विधेयक पर ही बुलाया जा सकता है। जैसे समझे, देखिए, कभी भी संविधान संशोधन विधेयक पर और धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। अगर लोकसभा ने पारित कर दिया तो राज्यसभा से ही पारित होना चाहिए। अगर राज्यसभा से पारित नहीं हुआ तो पारित नहीं समझा जाएगा। वैसे ही धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को सिर्फ और सिर्फ सिफारिश करने की
सिफारिश करने की शक्ति है, उसमें किसी प्रकार का संशोधन राज्यसभा नहीं कर सकता। मात्र 14 दिन का समय मिलता है। पास हो गया तो पास अगर करके भेज दिया तो ठीक है, नहीं तो पारित समझा जाता है। इसीलिए धन विधेयक के संबंध में और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। जब होता है तब साधारण विधेयक पे ही होता है। तो संयुक्त अधिवेशन सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक पे होगा, धन विधेयक पे कभी नहीं होगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। इतना हो गया। ये कुछ अनुच्छेद भी लिख लेते हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि 109 में अनुच्छेद 109 कहता है कि धन विधेयक को राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। मतलब जब धन विधेयक को लाना होगा तो लोकसभा में ही आएगा, ठीक है। 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 111 में क्या है? वीटो पावर है। वीटो, राष्ट्रपति का जो वीटो होता है उसके बारे में वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 111 में। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। 114 में क्या है? विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक का वर्णन है। अनुच्छेद 115 में अनुपूरक अनुदान का वर्णन है। अनुपूरक अनुदान का वर्णन किसमें? अनुच्छेद 115 में। 116 में क्या है? 116 में लेखा अनुदान का वर्णन है। किसका? लेखा अनुदान। और अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक है। क्या है? वित्त विधेयक का वर्णन है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो ध्यान रखिएगा, कभी भी संयुक्त अधिवेशन सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक के मामले में ही होती है। सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक। किसमें? सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक के मामले में ही ज्वाइंट सिटिंग या संयुक्त अधिवेशन में। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 3 और ऑप्शन डी में है 5। तो जैसा कि आपको पता है, भारतीय प्रस्तावना किसको बोलते हैं? हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी ऐसे जो होता है उसी को प्रस्तावना बोलते हैं। मतलब प्रस्तावना आप सभी को पता है। तो प्रस्तावना, तो ये प्रस्तावना के बारे में कुछ देखते हैं। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया था? प्रस्तावना का विचार तो ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। कहाँ से? यूएसए से। कहाँ से? यूएसए से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा इसका कहाँ से लिया गया? भाषा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? क्वेश्चन यही है, स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना। तो ये 5 प्रकार का स्वतंत्रता हुआ। स्वतंत्रता कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अगला है समता कितने प्रकार का है? समता, तो समता सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार का है। कौन कौन? अवसर तथा प्रतिष्ठा। समता कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। कौन कौन? अवसर और प्रतिष्ठा। अच्छा, न्याय कितने प्रकार का है? न्याय कितने प्रकार का है? सिर्फ 3 प्रकार का। कौन कौन? राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक। तो न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। और हो गया। अच्छा, प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितना बार हुआ है? प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ 2 बार हुआ है। एक तो हम भारत के लोग और एक बार लास्ट में हुआ है, ठीक है। तो भारत शब्द का प्रयोग सिर्फ 2 बार हुआ है। न्याय 3 प्रकार का, ठीक है। इतना हो गया। अगला, प्रस्तावना से संबंधित कौन कौन केस हुए थे? 2 केस हुआ था। प्रस्तावना से संबंधित 2 केस हुआ है। कौन कौन? मदन गोपाल तथा भारत संघ। और दूसरा हुआ था, एक तो ये हो गया और दूसरा हो गया था
बेरूबारी, ये भी याद रखिएगा, बेरूबारी बनाम भारत संघ, भारत संघ। तो बेरूबारी हुआ था 1960 में और मदन गोपाल हुआ था 1957 में। ये भी पूछने मतलब आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना वर्णित स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व शब्द कहाँ से लिए गए हैं? तो ये फ्रांसीसी क्रांति से, कहाँ से? फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया? फ्रांसीसी क्रांति से। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया? ये रूस से लिया गया है। कहाँ से? रूस से, इसको रूस से लिया गया। अच्छा, इतना हो गया। ठीक है, प्रस्तावना में कितना बार संशोधन हुआ है? तो प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, एक बार हुआ है। क्या क्या जोड़ा गया? 3 शब्द जोड़ा गया। कौन कौन? समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता। तो प्रस्तावना में अब तक सिर्फ और सिर्फ 3 बार, एक बार संशोधन हुआ है। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता, सब 3 शब्द जोड़ा गया था। तो प्रस्तावना से संबंधित है। अच्छा, प्रस्तावना से और भी हम कुछ बोल दे रहे हैं कि प्रस्तावना को भारतीय आत्मा किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू और ठाकुरदास भार्गव ने कहा। प्रस्तावना को राजनीतिक पत्रिका किसने कहा? के एम मुंशी ने कहा। और प्रस्तावना को कुंजी नोट किसने कहा? तो अर्नेस्ट ब्रेकर ने कहा है। इतना ही आप याद रख लिए बस। इससे ज़्यादा प्रस्तावना में कमी मतलब चांस है कि क्वेश्चन है, जितना आना होता है मैंने लिखवा दिया है। ठीक है, चलिए एक और याद रखिए। हाँ, प्रस्तावना के बारे में या प्रस्तावना को किसने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पत्र के समान बताया? तो एम हिदायतुल्लाह ने बताया। क्या? एम हिदायतुल्लाह ने। ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब से हुई? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस भारत परिषद अधिनियम के तहत हुई? ऑप्शन ए में है 1909, ऑप्शन बी में है 1813, ऑप्शन सी में है 1919 और ऑप्शन डी में है 1892 का। ये सब चार्टर एक्ट। ठीक है, तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब से स्टार्ट हुआ? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत कब से हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 का अधिनियम या एक्ट 1919। देखिए सबसे पहले 1892 में आते हैं। तो इसके तहत क्या हुआ? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब से हुई? 1892 के चार्टर एक्ट से। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब से हुई? 1892 के चार्टर एक्ट से। ठीक है, 1909 में क्या हुआ? इसको मार्ले मिंटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो। मुसलमानों के लिए इसी में क्या हुआ? मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक निर्वाचन, पहली बार पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन का प्रबंध इसी के तहत किया गया था। ठीक है, मार्ले कौन था? तो मार्ले उसका उस समय राय सचिव था और मिंटो कौन था? भारत का वाइसराय था। ये हो गया। और इसी के तहत क्या हुआ था? पूरक प्रश्न। अगर पूछे कि पूरक प्रश्न पूछने की, पूरक प्रश्न पूछने की शुरुआत, पूरक प्रश्न पूछने की शुरुआत किस एक्ट के तहत हुई? तो वो किसके तहत हुआ था? 1909 के एक्ट के तहत। सबसे कम समय तक, सबसे कम समय तक चलने वाला, सबसे कम समय तक चलने वाला कौन सा एक्ट था? 1909। ठीक है, ठीक है।
पहली बार भारतीयों को गवर्नर या वायसराय की गवर्नर जनरल की परिषद में नियुक्त किया गया तथा पहले व्यक्ति कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधि मंत्री बने थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, तो पहली बार तो ये 1919 के एक्ट से इतना कुछ हो गया। 1 मिनट, थोड़ा सा हम इसमें इंक डाल लें, इंक कम हो गया भाई। तो मार्लेमेंटो 1919 के एक्ट को बोलते हैं। 1919 क्या हुआ था? पूरक प्रश्न पूछने की शुरुआत हुई थी। 1919 के एक्ट के तहत हुआ था। सबसे कम समय तक चलने वाला 1919 का था। और क्या था? हाँ, लियोनस कार्टियस को क्या बोलते हैं? द्वैत शासन का जनक लियोनस कार्टियस को बोलते हैं। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन 1919 के एक्ट तहत। अगला क्वेश्चन नहीं है। चलिए, 1785 ठीक है। 1813 के एक्ट में क्या किया था? 1813 का एक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था? व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। किसके तहत? लेकिन चाय को छोड़ के चाय का व्यापार बना रहा। किसके साथ? चीन तथा पूर्वी देशों के साथ। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था? 1813 के एक्ट के तहत क्या हुआ था? भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख वार्षिक पेंशन दिया गया। 1 लाख वार्षिक पेंशन 1 लाख वार्षिक पेंशन दिया गया। कंपनी का अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया। 20 वर्ष के लिए कंपनी के अधिकार पत्र को बढ़ा दिया गया। किसके तहत? 1813 का चार्टर के तहत। 1919 में क्या हुआ था? प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत 1919 के एक्ट के तहत हुआ। इसके तहत क्या हुआ? द्विसदनात्मक विधायिका का गठन 1919 के एक्ट के तहत हुआ। 1919 एक्ट के तहत क्या हुआ था? 1919 एक्ट के तहत क्या हुआ था? महान्यायवादी का पद का सृजन हुआ। लोक लेखा समिति का सृजन का हुआ। 1919 के एक्ट के तहत हुआ था। 1919 के एक्ट के तहत ली आयोग की सिफारिश में 1926 में क्या हुआ था? यूपीएससी की स्थापना हुई थी। 1919 के एक्ट के तहत ही एक नियम बनाया गया कि हर एक 10 साल पे एक वैधानिक आयोग आएगा ब्रिटेन से, जो कि भारत की विधि व्यवस्था का जांच करेगा। इसी के तहत 1928 में साइमन कमीशन बन के भारत आया। ठीक है, द्विसदनात्मक विधायिका में केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद का गठन हुआ। राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा का गठन हुआ था। ठीक है, तो अब प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1892 के चार्टर एक्ट के तहत। और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1919 के एक्ट के तहत। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1919 के एक्ट के तहत। पूरक प्रश्न पूछने की शुरुआत 1909 के एक्ट के तहत हुई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाँ, चंद्रशेखर सीमा का मान कितना होता है? चंद्रशेखर सीमा आप लोगों ने पढ़ाई होगा। चंद्रशेखर सीमा होता है। चंद्रशेखर सीमा का मान होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। 1 पॉइंट ऑप्शन ए में है 1.4 सौर, ऑप्शन बी में है 1.2 सौर, ऑप्शन सी में है 1.3 सौर और ऑप्शन डी में है 1.5 सौर। देखिए, किसी भी व्हाइट ड्वार्फ तारे का
अधिकतम संभावित मान क्या होता है 1.4 सौर होता है, उसी को बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई भी चंद्रशेखर सीमा ही होती है। एक चंद्रशेखर सीमा बराबर 2 × 10⁻30 kg होता है। देखिए इसका मतलब ये हुआ, देखिए ये हुआ 1.4 सौर, ठीक है 1.4 सौर। अब देखिए इधर देख लीजिए और इधर देखिए, और कोई भी व्हाइट ड्वार्फ होगा या श्वेत वामन तारा, तो वह तारा जिसका अधिकतम द्रव्यमान 1.4 सौर से कम होता है या 1.4 सौर तक होता है, उसको बोलते हैं श्वेत वामन, और इसको बोलते हैं कृष्ण वामन। अगर 1.4 सौर से ज़्यादा द्रव्यमान होगा तो उसको बोलेंगे कृष्ण वामन, या इसी को लाल दानव भी बोलते हैं, लाल दानव। देखिए अब पूछेगा इसमें फिर बताने वाली क्या चीज़ है, पढ़ने वाली क्या बात है। देखिए अगर कभी भी देखिए, अगर पूछ ले कि तारों का जन्म देख लेते हैं, तारों का जन्म कैसे होता है, फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा। तारों का जन्म तो एक होता है यहाँ सूर्य सदिश तारा, एक होता है सूर्य सदिश तारा, सूर्य सदिश मतलब सूर्य सदृश, एक होता है सूर्य से ज़्यादा द्रव्यमान का तारा। देखिए अब इन लोग का विकास, इसका भी पहला विकास क्या कहलाएगा, आदि तारा, या इसी को बोलते हैं प्रोटो स्टार। क्या बोलते हैं, प्रोटो स्टार। फिर जब ये अब जिसके जैसे इसका एज बढ़ेगा इस तारा का, तो वो आ जाएगा लाल दानव में। क्या हो जाएगा, लाल दानव में। इसको लाल दानव नहीं बोलते हैं यार, लाल दानव, ठीक है, लाल दानव में। और फिर ये अंतम रूप से श्याम वामन बन जाएगा। कौन सा, श्याम वामन में अंत रूप से बनेगा। सेम ऐसे ही अब देखिए ये क्या है, तारों का जन्म, ये सूर्य सदिश है, मतलब इसका द्रव्यमान 1.4 सौर से कम है। लेकिन अगर इसका द्रव्यमान 1.4 अगर और इसका द्रव्यमान कितना है 1.4 सौर से ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, ये भी इसका तारों का पहला विकास का जो प्रक्रिया होता है उसको बोलते हैं प्रोटो स्टार या आदि तारा। तो इसको बोलेंगे प्रोटो स्टार। ये भी फिर चेंज होगा किसमें, लाल दानव में। और लेकिन जब ये लाल दानव तो होगा ही, लेकिन फिर इसमें क्या होगा, अब इसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा, सुपरनोवा विस्फोट होगा। अब ये फिर बदल जाएगा, इधर बन जाएगा कृष्ण वीवर, या तो कृष्ण वीवर में बदल जाएगा, नहीं तो ब्लैक होल में बदल जाएगा। ये मतलब थोड़ा सा उल्टा लग रहा है आप लोगों का, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि सूर्य सदिश तारा 1.4 सौर और सूर्य से ज़्यादा द्रव्यमान वाले तारे को बोलते हैं कृष्ण वामन है, मतलब 1.4 से ज़्यादा हो जाता है तब, ठीक है। अच्छा, ब्लैक होल शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, ब्लैक होल शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, जॉन व्हीलर ने। अगला क्वेश्चन है इसी में, जॉन व्हीलर ने। अगला क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। जैसे कि पृथ्वी का पलायन वेग, सूर्य का पलायन वेग। तो देखिए इसका 42 किलोमीटर प्रति सेकंड, सूर्य का पलायन वेग 42 किलोमीटर प्रति सेकंड और पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऐसा चंद्रमा का कितना है, चंद्रमा का हो जाएगा 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अच्छा, सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, तो सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है, 109 गुना। कितना, 109 गुना। अच्छा, सूर्य पृथ्वी से कितना भारी है, तो कितना भारी है, 10,33,000 गुना, 10,33,000 गुना। सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है, 109, लेकिन सूर्य पृथ्वी से भारी कितना है, 10,33,000 गुना। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अगला है, हाँ ये हो गया, ठीक है। ठीक है, हाँ, सूर्य का विषुवतीय
सूर्य का विषुवतीय व्यास, सूर्य का विषुवतीय व्यास पृथ्वी के विषुवतीय व्यास से कितना बड़ा है? तो कितना बड़ा है? 110 गुना, 110 गुना, और है कितना? 13,92,000, 13,92,000। मतलब सूर्य का विषुवतीय व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर, और पृथ्वी के विषुवतीय व्यास से वो 110 गुना ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? 1.5 गुणे 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस, मतलब 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। 1.5 गुणे 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सूर्य से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ था। ठीक है, और देखिए अच्छा, सूर्य का स्पीड गति कितना होता है? तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। इसी को बोलते हैं कॉस्मो ईयर। देखिए, जब सूर्य जब आकाशगंगा का एक चक्कर लगाता है तो उसको बोलते हैं कॉस्मो ईयर, कॉस्मो ईयर, कॉस्मो ईयर या ब्रह्मांड वर्ष, कॉस्मोस ईयर, कॉस्मोस ईयर। कितना साल का होता है? 25 करोड़। देखिए, मतलब सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से आकाशगंगा चक्कर लगा रहा है, और एक चक्कर लगाता है 25 करोड़ साल में। इसी को बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मो ईयर बोलते हैं। इतना इसमें आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? किसने जीती है? ठीक है, तो विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता? ऑप्शन ए में है मुंबई, ऑप्शन बी में है विदर्भ, ऑप्शन सी में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में है मध्य प्रदेश। तो देखिए, इसमें जितनी भी ट्रॉफी है, एक भी ट्रॉफी नहीं छूटेगी। सारे के सारे ट्रॉफी को हम यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं, जो भी वर्तमान में हुआ है। हाँ, जो भी हुआ है 2024 में जितना भी। देखिए, सबसे पहले विजय हजारे ट्रॉफी। ठीक है, तो विजय हजारे ट्रॉफी को कौन जीता? देखिए, विजय हजारे का विजेता, विजय हजारे का विजेता कौन है? विदर्भ है। कौन है? विदर्भ। उपविजेता कौन है? उपविजेता। विजय हजारे ट्रॉफी का उपविजेता कौन है? यूपी। विजय हजारे ट्रॉफी के बाद आता है ईरानी ट्रॉफी। ये भी क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी कौन जीता? ईरानी ट्रॉफी को कौन जीता है? मुंबई ने। किसने? मुंबई ने। उपविजेता कौन है? ईरानी ट्रॉफी का उपविजेता कौन है? तो ईरानी ट्रॉफी का उपविजेता कौन है? मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला आ जाता है दिलीप ट्रॉफी। ये भी क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, ये देखिए सारे 2024 में हुए हैं। दिलीप ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इससे आता ही है। दिलीप ट्रॉफी, तो दिलीप ट्रॉफी किसने जीता? इंडिया ए ने। किसने? इंडिया ए ने इंडिया सी को हराया। ठीक है, इंडिया सी उपविजेता है। ठीक है, उपविजेता कौन है? इंडिया सी। तो देखिए 3 यहाँ पे हो गया। ठीक है, सबसे पहले विजय ट्रॉफी विदर्भ ने जीता, उत्तर प्रदेश को हरा के। ईरानी ट्रॉफी मुंबई ने जीता, मध्य प्रदेश को हरा के। दिलीप ट्रॉफी इंडिया ने जीता है, इंडिया सी को हरा के। अब आ जाते हैं, ये हो गया डूरंड कप। डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप को किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट। किसने? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। जॉन इब्राहिम की ये कंपनी है या टीम है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। ठीक है, डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है, यूनाइटेड। और इसका उपविजेता कौन है? उपविजेता कौन है? मोहन बगान। कौन है? मोहन बगान। तो कितना हो गया? 4 हो गया। देखिए, डूरंड कप को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड टीम ने जीता है, किसको हरा के? उपविजेता इसका कौन है? मोहन बगान है इसका उपविजेता। अगला इसमें और कौन छूट रहा है? हाँ, अब आते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। अरे यार बोल रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता है? तो इसको जीता है मुंबई ने। किसने? मुंबई ने जीता है। और इसका विजेता कौन है? इसका विजेता कौन है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विजेता कौन है? मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। ठीक है, और एक संतोष ट्रॉफी बच गया। कौन? संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी भी कैसे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। इसको किसने जीता है? इसको जीता है पश्चिम बंगाल। किसने? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल ने। और इसका उपविजेता कौन है? उपविजेता कौन है? उपविजेता इसका केरल है, केरल। एक और इसलिए प्रो कबड्डी लीग, अभी प्रो कबड्डी लीग, ये भी क्यों छूटे। इसको किसने जीता है? हरियाणा, हरियाणा जीता है। इसका उपविजेता कौन है? पटना पायरेट्स। उपविजेता कौन है? पटना पायरेट्स, पटना पायरेट्स, पटना पायरेट्स। देखिए एक यहाँ पे सब देख लीजिए जितना भी है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या सुन लीजिएगा बार बार, तो इसको जैसे भी आपको याद कर लीजिएगा। देखिए विजय ट्रॉफी विजेता कौन है? विदर्भ उत्तर प्रदेश को हरा। ईरानी ट्रॉफी मुंबई ने शेष भारत को हरा के जीता है। दिल्ली ट्रॉफी इंडिया ने इंडिया सी को हराया। डूरन कप नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने मोहन बगान को हराया। सैयद मुश्ताक अली मुंबई ने, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, हो जाता है यार। ठीक है, मुंबई ने मध्य प्रदेश को हराया था। संतोष ट्रॉफी पश्चिम बंगाल ने केरल को पराजित करके जीता है। प्रो कबड्डी लीग अभी हरियाणा जीता है पटना पायरेट्स को हरा के। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा पक्का। ठीक है, बार बार हमको थोड़ा वीडियो देखना पड़ रहा है, बंद ना हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत है उसमें, कभी कभी बंद हो जाता है इसलिए। चलिए अच्छा, इसी में थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। अभी इसरो के ISRO के इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969 में। इसके प्रमुख कौन बने? इसरो के प्रमुख कौन बनते हैं? वी नारायण। कौन? वी नारायण, वी नारायण बने हैं। ठीक है, कितने नंबर के? 11 नंबर के, ये भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 नंबर के। ठीक है, अच्छा हाल ही में अभी हिंदी का साहित्य किसको मिला है? हिंदी का साहित्य, हिंदी का साहित्य पुरस्कार, हिंदी का साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? गगन गिल को। किसको? गगन गिल को। किसके लिए? कौन देश को वासी, कौन देश को वासी, कौन देश को वासी। तो कौन देश को वासी के लिए, कौन देश को वासी के लिए हिंदी का साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? गगन गिल को मिला। अच्छा इंग्लिश का किसको मिला है? इंग्लिश, इंग्लिश का किसको मिला है? इंग्लिश का साहित्य पुरस्कार किसको मिला? ईस्टर्न कीर को। किसको? ईस्टर्न कीर। किसके लिए मिला? एस्प्रिट्स नाइट्स, एस्प्रिट, एस्प्रिट कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, एस्प्रिट नाइट्स के लिए, एस्प्रिट नाइट्स के लिए, एस्प्रिट नाइट्स के लिए। ठीक है, तो इंग्लिश का साहित्य पुरस्कार ईस्टर्न कीर को, एस्प्रिट नाइट्स के लिए। हिंदी का साहित्य पुरस्कार गगन गिल को, कौन देश को वासी के लिए। अच्छा संस्कृत भी लिख लीजिए यहीं पे, संस्कृत का साहित्य, संस्कृत का साहित्य किसको मिला है? संस्कृत साहित्य किसको मिला? दीपक कुमार शर्मा, दीपक शर्मा लिख लीजिए आप, यहाँ पे छोटा जगह है थोड़ा सा। किसके लिए? भास्कर चरितम के लिए, भास्कर चरितम के लिए, भास्कर चरितम के लिए। तो यहाँ पे 3 हो गया, इंपॉर्टेंट है। हिंदी का साहित्य गगन गिल को, कौन देश को वासी। हाँ एक और लिख लीजिए, व्यास सम्मान, 24 व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान किसको मिला? सूर्यबाला को, सूर्यबाला, सूर्यबाला को मिला। 34वां व्यास सम्मान सूर्यबाला को मिला। संस्कृत का दीपक शर्मा को भास्कर चरितम के लिए मिला है। ठीक है, चलिए अच्छा एक और लिखिए, अभी यहाँ पे लिखिए फीफा का बेस्ट प्लेयर अवार्ड, बेस्ट प्लेयर अवार्ड किसको मिला? विनीसियस जूनियर, विनीसियस जूनियर, विनीसियस जूनियर, ब्राजील के हैं। ठीक है, कहाँ क्या? ब्राजील का, ब्राजील का। आप महिला मिला है किसको? महिला में किसको मिला है? एताना बोनमाटी को, एताना बोनामाटी, एताना बोनामाटी को महिला में मिला है, ये भी याद रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शरद विषु की घटना किस तिथि को होती है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को।
ठीक है। क्वेश्चन है शरद विषुव, शरद विषुव, शरद विषुव की घटना किस तिथि को होती है, किस तिथि को होती है? देखिए ऑप्शन ए में है 21 मार्च, ऑप्शन बी में है 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, ऑप्शन सी में है 23 सितंबर, 23 सितंबर, और ऑप्शन डी में है 21 जून, 21 जून। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसमें कि बहुत ज़्यादा लड़के फंस जाते हैं कभी कभी, उसको हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखिए सबसे पहले हम देखते हैं उपभू और अपभू क्या होता है। उपभू और अपभू, उपभू ठीक है, और अपभू, अपभू इसको बोलते हैं एपोजी, एपोजी जो भी इंग्लिश हो, ठीक है, इसको बोलते हैं पेरोजी, पेरोजी, पेरोजी। अब उपभू बोलते हैं पेरोजी और अपभू बोलते हैं अपोजी। ठीक है, जब चंद्रमा दूर हो, जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर हो, लगभग 4,66,000 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, तो अपभू या एपोजी क्या बोलेंगे? जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर हो, हालांकि पृथ्वी का चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितना है? 3,84,363 है। ठीक है, लेकिन इस दिन क्या होता है, जब भी अपभू होगा तो पृथ्वी से दूर चंद्रमा चला जाता है। अब उपभू या पेरोजी में क्या होता है? चंद्रमा क्या होगा? पृथ्वी से, चंद्रमा पृथ्वी से नजदीक आ जाएगा, नजदीक आ जाता है। ठीक है, उपभू में क्या होता है? चंद्रमा पृथ्वी से नजदीक आ जाता है और ये 30% बड़ा और 14% बड़ा और 30% ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। किस दिन? उपभू के दिन, जब चंद्रमा पृथ्वी से नजदीक आ जाएगा। अपभू मतलब चंद्रमा पृथ्वी से दूर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रख लिए। अब आते हैं अपसौर और उपसौर पर। अपसौर, उपसौर, बहुत इंग्लिश अगर कहीं दे दे तो लोग गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है, अपसौर उपसौर इसको बोलते हैं एपीहीलियन, एपीहीलियन, पता नहीं इंग्लिश सही है नहीं, इसको बोलते हैं पेरीहीलियन, पेरीहीलियन। देखिए अपसौर को बोलते हैं एपीहीलियन, उपसौर को बोलते हैं पेरीहीलियन। ये कब होता है? देखिए अप मतलब होता है दूर, तो जब सबसे दूर चला जाएगा, सूर्य क्या होगा? पृथ्वी से दूर चला जाएगा। ये होता है 4 जुलाई को, 4 जुलाई। और उपसौर होता है जब सूर्य पृथ्वी से सबसे नजदीक हो, ये होता है 3 जनवरी को। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपसौर 4 जुलाई, उपसौर 3 जनवरी। अपसौर सबसे दूर, उपसौर सबसे नजदीक। अब आता है, यहाँ पे आते हैं शरद विषुव, शरद विषुव, शरद विषुव, शरद विषुव। 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा। तो शरद विषुव और एक होता है बसंत विषुव, बसंत विषुव। डायरेक्ट इसको रट ही जाना, जैसे भी आप लोग रटे रटना ही पड़ेगा। सो बसंत विषुव कब होता है? तो बसंत भी होता है 21 मार्च को। कब होता है? 21 मार्च को। और शरद विषुव होता है 23 सितंबर को। कब? 23 सितंबर को। ठीक है, एक होता है उत्तरी अयनांत, इसको भी याद रखिए, उत्तरी अयनांत, उत्तरी अयनांत ये होता है 21 जून को। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। एक होता है दक्षिणी अयनांत, दक्षिणी अयनांत, दक्षिणी अयनांत ये होता है 22 दिसंबर को। बस इतना ही रखना है। शरद विषुव, बसंत विषुव, इस दिन क्या होता है? दिन रात बराबर होते हैं। तो अगर पूछे कोई, इसमें लिख लीजिए दिन रात बराबर, दिन तथा रात बराबर होते हैं, ये भी याद रख लीजिए। ठीक है, देखिए अब इतना चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही तो मैं तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती हो जाता है। तो दक्षिणांत में रखिए। देखिए दक्षिणांत में क्या होता है? जब सूर्य
जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जाता है, उत्तरी गोलार्ध में जाता है, तो उत्तरी गोलार्ध में जिस 6 महीने तक रहेगा तो उसी को बोलते हैं उत्तरी अयनांत। फिर दक्षिणी गोलार्ध मतलब सूर्य नहीं जाएगा, पृथ्वी नाचते नाचते जाती है, तो फिर जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ होता है, सूर्य की तरफ जब झुका रहता है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, तो दक्षिणी अयनांत बोलते हैं। क्योंकि 22 दिसंबर को क्या होता है ना कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। तो आप एक बात बताइए, अगर क्वेश्चन पूछे कि 22 दिसंबर को कहाँ सबसे छोटी दिन होती है, तो आपको पता है 22 दिसंबर को दक्षिण अयनांत होता है, तो दक्षिण अयनांत होता है तो 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो सबसे छोटा दिन कहाँ हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में। सेम यही होता है। तो उत्तरी अयनांत 21 जून, दक्षिण गोलार्ध 22 दिसंबर। उपभू हो गया शरद विषुव 23 सितंबर, बसंत विषुव 21 मार्च। ये किसी को विषुव इक्विनोक्स बोलते हैं, ठीक है, इक्विनोक्स इंग्लिश में बोलते हैं। और ये दोनों के दोनों में क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है। इतना काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बढ़िया से कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अवंती को मगध में किसने मिलाया था? ठीक है, अवंती को मगध में किस शासक ने मिलाया? अगला क्वेश्चन है, अवंती को मगध में किस शासक ने मिलाया? ऑप्शन में है, ए में है बिंबिसार, बिंबिसार, बी में है कालाशोक, सी में है महापद्मनंदन और डी में है शिशुनाग। तो आप सभी को पता अवंती क्या था? तो अवंती महाजनपद था, महाजनपद था जिसकी राजधानी अवंती क्या थी? उज्जैन था। अवंती क्या था? उज्जैन था। अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन थी। अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। तो उज्जैन, ठीक है। तो अवंती को, अब देखिए सबसे पहले मगध, मगध के बारे में देख लेते हैं। मगध का स्थापना किसने किया था? बिंबिसार, ठीक है। मगध पर ठीक है, हर्यक वंश, सबसे पुराना वंश कौन सा है? हर्यक। हर्यक वंश शासन किसने किया था? स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने। बिंबिसार, बिंबिसार को क्या बोलते हैं? बिंबिसार को सेनिया बोलते हैं, बिंबिसार को सेनिया बोलते हैं। और इसने क्या था? वैवाहिक जीवन, वैवाहिक संबंध स्थापित करके इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया था। सबसे पहले इसने किससे शादी किया? तो कौशल नरेश, प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से, लिच्छवी की राजकुमारी चेलना से, और मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से शादी किया था। चेलना से क्या होता? अजातशत्रु का जन्म हुआ था। अब देखिए बिंबिसार ने किसको मिलाया? बिंबिसार ने किसको मिला लिया था? बिंबिसार ने अंग को मिला लिया। अंग जिसकी राजधानी चंपा थी। तो मगध साम्राज्य में अंग को किसने मिलाया था? बिंबिसार ने। किसको हरा के? ब्रह्मदत्त को। ब्रह्मदत्त क्या था? ब्रह्मदत्त अंग का शासक था जिसको बिंबिसार ने पराजित करके अंग को मिला लिया, ठीक है। अब देखिए अवंती का बात आता है। देखिए अजातशत्रु ने क्या किया? अब अजातशत्रु ने किसको मिलाया अपने मगध साम्राज्य में? तो अजातशत्रु ने वैशाली तथा हाँ, एक तो वैशाली को मिला लिया था और कौशल को। वैशाली और कौशल वैशाली श्रावस्ती था, ठीक है। वैशाली, ठीक है। तो वैशाली और कौशल को किसने मिलाया था? अजातशत्रु ने। वैशाली में ही, वैशाली के युद्ध के समय इसका एक मंत्री था। वैशाली का युद्ध जब लड़ रहा था अजातशत्रु, तो इसका एक मंत्री था, उसका नाम था बरस्कार। क्या था? बरस्कार। ये बहुत इसका सहायता किया था, ठीक है। किसका? अजातशत्रु का बरस्कार था। और इसी वैशाली के युद्ध में ही अजातशत्रु ने रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक एक हथियार होता था, पत्थर फेंका जाता था उससे, उसका प्रयोग किया था। किस युद्ध में? वैशाली के युद्ध में। किसने? रथ मूसल और महाशिलाकंटक का अजातशत्रु ने प्रयोग किया था। अच्छा, अजातशत्रु का नाम क्या है? कुनिक भी बोलते हैं। भारत का अजातशत्रु किसको बोलते हैं? तो भारत का अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अजातशत्रु के टाइम और क्या होता है? अजातशत्रु का टाइम क्या होता? प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है।
राजगीर में। अजातशत्रु के समय में हुआ था, महाकश्यप इसकी अध्यक्षता किए से। अच्छा, अजातशत्रु ने क्या किया था, राजगीर की किलेबंदी करवाई, राजगीर की किलेबंदी। तो राजगीर की किलेबंदी ठीक है, किसने करवाया था, अजातशत्रु ने। किसके डर से, अवंती के डर से, अवंती के डर से, अवंती के डर से, मतलब ये हमला ना कर दे, इसके लिए अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी करवाई। तो जाहिर सी बात है, राजगीर तो कभी अजातशत्रु तो कभी अवंती को मिलाएगा नहीं, तो मिलाया कौन, तो अजातशत्रु को छोड़ के इसने अवंती को शिशुनाग ने मिला लिया था। किसने, शिशुनाग ने। शिशुनाग ने क्या किया था, शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया था। किसने, शिशुनाग ने। शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, शिशुनाग ने राजधानी को कहाँ से, वैशाली स्थापित कर दिया। शिशुनाग ने राजधानी को कहाँ स्थापित कर दिया, शिशुनाग मतलब शिशुनाग क्या था, शिशुनाग था, शिशुनाग वंश का संस्थापक था। शिशुनाग वंश का अंतिम संस्थापक कौन था, नंदी वर्मन था। शिशुनाग, तो शिशुनाग ने क्या किया था, शिशुनाग ने राजधानी को राजगीर से वैशाली स्थापित कर दिया। और जैसे ही इसका पुत्र हुआ कालाशोक, कालाशोक ने पुनः राजधानी को राजगीर स्थापित कर दिया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि वैशाली को किसने राजधानी बनाया, शिशुनाग ने। और कालाशोक ने क्या किया, फिर वैशाली से हटा के राजगीर लेके चला गया। अच्छा, महापद्मनंदन का बात आता है, इसको एकराट बोलते हैं, एकराट, महापद्मनंदन को एकराट बोलते हैं। और इसने कलिंग को मिला लिया था, कलिंग, कलिंग ऐसे होगा, कलिंग। तो कलिंग को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया था, महापद्मनंदन ने। किसने, महापद्मनंदन ने। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई, द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय हुई। और इसने राजधानी को पुनः राजगीर स्थापित किया था। किसने, कालाशोक ने। तो एक बार देख लेते हैं हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन सा, बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापना बिंबिसार ने किया। अंतिम शासक कौन था, नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। हर्यक वंश के बाद कौन है, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने किया था। अंतिम शासक नंदी वर्मन था। शिशुनाग वंश के बाद कौन सा, नंद वंश। नंद वंश की स्थापना पद्मनंदन ने किया, या महापद्मनंदन ने। अंतिम शासक कौन था, घनानंद था। उसके बाद आया मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, सी मौर्य ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और अंतिम शासक बृहदत्त था। मौर्य वंश के कौन सा वंश आया था, शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया। अंतिम शासक देवबुद्धि था। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया, शुंग वंश के बाद कौरव वंश आया। कौरव वंश की स्थापना वासुदेव ने किया था। और अंतिम शासक सुधर्मा था। कौरव वंश के बाद कौन आया, सातवाहन आया। सातवाहन की स्थापना सिमुक ने 60 ईसा पूर्व किया था। अंतिम शासक विजय सतकर्णी या पुलवामी फोर्ट था। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, एक क्रम वाइज जब याद रखिएगा तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचर विभाग क्या कहलाता था। मौर्य काल में गुप्तचर विभाग के प्रमुख को, गुप्तचर विभाग के प्रमुख को क्या कहते थे। ऑप्शन ए में है गुड पुरुष, गुड पुरुष। ऑप्शन बी में है संचरा। ऑप्शन सी में है संस्था। और ऑप्शन डी में है महामात्य सर्प, महामात्य सर्प। देखिए मौर्य काल में गुप्तचर विभाग का पूछ रहा है, गुप्तचर विभाग का प्रधान पूछ रहा है। मौर्य काल में गुप्तचर विभाग का प्रधान, देखिए सबसे पहले गुप्तचर विभाग के प्रधान को क्या बोलते थे, प्रधान जो होता था गुप्तचर विभाग का उसको बोलते थे क्या, महामात्य सर्प, महामात्य सर्प। अच्छा महामात्य सर्प, ठीक है। गुप्तचर विभाग के प्रमुख को महामात्य सर्प बोलेंगे, गुप्तचर विभाग के प्रमुख को महामात्य सर्प बोलेंगे। गुप्तचर विभाग, अब गुप्तचर को क्या बोलते थे, गुप्तचर को क्या बोलते थे, वो बोलता था गुड पुरुष। क्या हो जाता था, गुड पुरुष, गुड पुरुष बोल लीजिए, ठीक है, जो भी हो। अच्छा संचरा क्या होता था, संचरा,
एक स्थान पर रहकर गुप्तचरी करने वाला, जो एक स्थान पर रह के गुप्तचरी करता था उसको बोलते थे संस्था। क्या बोलते थे? संस्था। अच्छा, जो घूम कर गुप्तचरी करता था उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे संचरा। क्या बोलते थे? संचरा। अब देखिए, गुप्तचर विभाग के प्रमुख को क्या बोलते थे? महामार्ग सर। गुप्तचर को क्या बोलते थे? गुड़ पुरुष। एक स्थान पर रहकर गुप्तचरी करने वाले को संस्था, और जो घूम कर गुप्तचरी करेगा उसको बोलते थे संचरा। ठीक है, इतना है। चलिए इसी में आगे और देखते हैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्या होता है इम्पोर्टेंट। अच्छा चलिए अब कुछ देख लेते हैं इसे। अरे पौतवाध्यक्ष, पन्याध्यक्ष क्या होता था मौर्य काल में? पन्याध्यक्ष किसको बोलते थे? तो जो व्यापार और वाणिज्य, व्यापार तथा वाणिज्य का अध्यक्ष, व्यापार तथा वाणिज्य का अध्यक्ष, तो जो व्यापार और वाणिज्य का अध्यक्ष होता था उसको बोलते थे पन्याध्यक्ष। क्या बोलते थे? पन्याध्यक्ष। पन्याध्यक्ष किसको बोलते थे? व्यापार और वाणिज्य के अध्यक्ष को। पन्याध्यक्ष मतलब व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष। अच्छा, अब आते हैं पौतवाध्यक्ष। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सब ये है, अगर पूछ देगा एग्जाम में पूछता ही है तो दिक्कत हो जाएगा। पौतवाध्यक्ष मापतौल के अधिकारी को क्या बोलते थे? मापतौल के अधिकारी को या अध्यक्ष को क्या बोलते थे? पौतवाध्यक्ष। ठीक, तो पन्याध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष। अच्छा, एक तो था अक्षपटलिक। तो अक्षपटलिक किसको बोलते थे? तो जो महालेखागार होता था, महालेखागार उसको बोलते थे अक्षपटली। ठीक है, महालेखागार को। अगला है लक्षणाध्यक्ष। तो लक्षणाध्यक्ष कौन होता था? सिक्कों को जारी करने वाला अध्यक्ष। सिक्कों को जारी करने वाला अध्यक्ष, सिक्कों को जारी करने वाला अधिकारी, वाला अधिकारी। एक मिनट, थोड़ा सा इंक खत्म हो गया, हम डाल लें इसमें से। ठीक है, तो सिक्कों को जारी करने वाले को क्या बोलते थे? लक्षणाध्यक्ष। अक्षपटल का मतलब होता था महालेखागार। ठीक है, पूरा हाथ ब्लैक हो जाता है। चलिए लक्षणाध्यक्ष। एक होता था विविता अध्यक्ष। विविता अध्यक्ष। तो विविता अध्यक्ष क्या होता था? चारागाह भूमि का अध्यक्ष। चारागाह भूमि का अध्यक्ष। तो चारागाह भूमि के अध्यक्ष को बोलते थे विविता अध्यक्ष। अच्छा, एक होता था पतना अध्यक्ष। ये बोलते थे बंदरगाहों का जो अध्यक्ष होता था, बंदरगाहों का अध्यक्ष। अच्छा, मौर्य काल में प्रशस्टा क्या था? तो ये होता था जेलर। प्रशस्टा मतलब होता था कारागाह का अध्यक्ष या जेलर बोल लीजिए। अच्छा, एक होता था प्रदेष्टि। तो प्रदेष्टि क्या होता था? कमिश्नर। एक होता था सन्निधाता। सन्निधाता क्या होता था? कोषाध्यक्ष था। कौन था? कोषाध्यक्ष। तो सन्निधाता मतलब कोषाध्यक्ष। अच्छा, एक होता था समाहर्ता। तो समाहर्ता को क्या बोलते थे? आय का संकलन जो करता था, जो आय को जुटाता था, आय का संकलन करता, अरे जो टैक्स वसूलने वाला होता है ना। रज्जुक मतलब होता था न्यायाधीश। ऐसे होगा न्यायाधीश। अच्छा,
इतना हो गया। और थोड़ा सा देख लेते हैं। इतना हो गया, आप लोग इसको लिख लेंगे। अगला आते हैं। अच्छा, मौर्य काल में जो ठीक है, ये पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, तो यहाँ पे दो था, धर्मस्थनिज तथा महाशिला कंटक। ये क्या है पता है? अगर पूछे मौर्य काल में पूर्वी घाट पर स्थित बंदरगाह का नाम क्या है, तो धर्मस्थनिज और महाशिला कंटक। अगर पूछे मौर्य काल में पश्चिमी घाट पर स्थित बंदरगाह कौन है, तो सोपारा और भड़ौच, दो था, दो इधर भी था और दो उधर भी था। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मौर्य काल में पश्चिमी घाट पर स्थित बंदरगाह कौन है, सोपारा भड़ौच, और मौर्य काल में पूर्वी घाट में स्थित बंदरगाह कौन था, धर्मस्थनिज और महाशिला कंटक। इतना है। अच्छा, मौर्यों का राजकीय चिन्ह क्या था? राजकीय चिन्ह क्या था मौर्यों का? तो राजकीय चिन्ह था मयूर। भाषा क्या थी? भाषा थी पाली। भाषा क्या था? पाली था। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं थोड़ा सा। चलिए अभी इस क्वेश्चन को यहीं पे विराम देते हैं, नहीं तो ये बहुत लंबा जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन एक देख लेते हैं। और हाँ, एबनर ग्रंथि शरीर के किस अंग से संबंधित है? एबनर ग्रंथि क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। एबनर ग्रंथि शरीर के किस अंग से संबंधित है? किस अंग से संबंधित है? ऑप्शन ए में है यकृत, ऑप्शन बी में है जीभ, ऑप्शन सी में है वृक्क, और ऑप्शन डी में है मस्तिष्क। आप लोगों ने नाम सुना है इसका पहले? एबनर ग्रंथि बहुत अच्छा चल रहा है। एबनर ग्रंथि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीभ। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जीभ हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपका जीभ है, ठीक है, ये आपका जीवा है, और ये पिछला भाग है, ये बगल वाला, ये बगल वाला। ठीक, तो ये जो होता है अगला भाग, ये मीठा का अनुभव कराता है। क्या है? मीठा का। ये कराता है कड़वा, और ये बगल वाला खट्टा। और ये जो होता है, ये होता है स्वादहीन। जीभ का मुख्य कार्य भोजन को चबाने में मदद करना और स्वाद का पता लगाना है। देखिए, ये मीठा हो गया, अगला भाग मीठा करता है, पिछला भाग कड़वा करता है, बगल वाला खट्टा, ये भी आ जाएगा, और ये जो बीच वाला होता है ये होता है स्वादहीन। ठीक है, तो जीभ क्या है? एबनर ग्रंथि है, यहीं पे होती है, जो इसी को बोलते हैं एबनर ग्लैंड्स। तो एबनर ग्रंथि कहाँ संबंधित है? जीभ से संबंधित है। ठीक है, अच्छा, मुंह का कुछ और समझते देखते हैं, दांत को देखते हैं। दांत, तो दांत का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले दांत का फॉर्मूला क्या होता है? ICPM। ठीक है, तो ये होता है वयस्क, एक होता है अवयस्क। अवयस्क मतलब शिशुओं में, तो होता है 2102। ठीक है, तो ये कर लीजिए 2102 गुणे 2 गुणा यहाँ पे 2 कर लीजिए, तो ये एक फॉर्मूला हो गया। एक होता है ICPM, तो ये होता है 2123। तीन 2 5 1 6 2 8 8 8 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है वयस्क में, इसमें होता है वयस्क में। ये समझ में आ रहा है ना? देखिए, ICPM इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, चौनक, रदनक, चौनक, अग्रचौनक और कृंतक, रदनक, अग्रचौनक, चौनक। तो ये होता है हिंदी इसका ICPM।
तो इसका मतलब ये हुआ जो प्रीमोलर होता है, प्रीमोलर वो अवयस्कों में, शिशुओं में प्रीमोलर विकसित नहीं होता है। मतलब 5 साल के जो बच्चे होते हैं नीचे वाले, उनमें ये प्रीमोलर अनुपस्थित रहता है, ठीक है। अच्छा, अस्थाई दांत कितने होते हैं? अस्थाई दांत, मनुष्य में अस्थाई दांत कितने होते हैं? 12 दांत होते हैं। मतलब कि अगर 12 दांत हुए वो पूरे जीवन काल चलते हैं। एक बार जो आ गए वो मतलब एक बार हुए पूरे जीवन काल में 12। 20 दांत अस्थाई होते हैं। अस्थाई कितने होते हैं? 20 होते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोबारा जमते हैं, ठीक है। 20 तो एक होता है, ये 20 दांत ऐसा होता है जो टूट के जम जाता है। बचपन में टूटा बोलते हैं दूधा का दांत है, जो भी हो, तो हम लोग बचपन में किया बहुत कुछ बोल, ठीक है। तो दूधा का दांत होता है 20 होता है। कितना? दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं, क्योंकि ये दोबारा टूटेंगे और फिर उगेगा भी। तो ये 12 अस्थाई हो गया और 20 अस्थाई होगा। पूरे जीवन काल में कितना जमता है? पूरे जीवन काल में, पूरे जीवन काल में तो कितना हुआ? 20 + 20 और + 12 कितना हो जाएगा? 52। पूरे एक मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत उगते हैं? तो 52 हो जाएगा, ठीक है। दूध के दांत कितने होते हैं? या अस्थाई दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। अस्थाई दांत कितना होता है? 12 होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला है, थोड़ा सा इसी में और देखते हैं। हम इसको पढ़ा नहीं रहे हैं बढ़िया से, ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है जो वो बता दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर अमाशय कोई बोल दे, जैसे कि अमाशय की मान लीजिए एक संरचना है अमाशय का, वैसे हमको तो ये पक्षी बना दिए, चलिए मान लीजिए कि आप समझ लीजिए, ठीक है। क्या बन गया यार, चलिए जो भी हो, ठीक है। तो ये अमाशय हो गया। तो ये अमाशय का जो बाहरी झिल्ली होता है इसको बोलते हैं सिरोसा। क्या बोलते हैं? सिरोसा। और जो आंतरिक झिल्ली होती है, आंतरिक झिल्ली मान लीजिए ये, इसको बोलते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा, म्यूकोसा। अमाशय में प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? अमाशय से। प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? अमाशय से। अमाशय में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एक होता है पेप्सिन, पेप्सिन, एक होता है रेनिन और एक होता है म्यूसिन, म्यूसिन। अच्छा, अमाशय में जब भोजन अमाशय से बाहर निकलता है, मतलब अमाशय में भोजन को बोलते हैं क्या? काइम। काइम अमाशय में भोजन का, अमाशय में उपस्थित भोजन को बोलते हैं काइम। यहाँ पे 3-4 घंटे तक भोजन रहता है। पेप्सिन क्या बोलता है? पेप्सिन, रेनिन क्या करता है? दूध को पचाता है। पेप्सिन दूध को पैराकैसिनेट में बदलता है। और म्यूसिन क्या करता है? इन दोनों से इस अमाशय की दीवार की रक्षा करता है। कौन सा? म्यूसिन, ठीक है। तो इतना हो गया। अच्छा, आते हैं अग्नाशय में। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि को बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि की, मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय को बोलते हैं। इसमें 3 सेल होता है, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा से क्या निकलता है? ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन कहाँ से निकलता है? अल्फा से। बीटा से क्या मिलता है? इंसुलिन, इंसुलिन, इंसुलिन कहाँ से निकलता है? इंसुलिन हार्मोन बीटा सेल से, अग्नाशय के। और सी से क्या गामा से क्या निकलता है? सोमेटोस्टेनिन, 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 सोमेटोस्टेनिन। ग्लूकेगॉन क्या करता है? ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज के स्तर को रक्त में कम करता है। सोमेटोस्टेनिन क्या करता है? तो सोमेटोस्टेनिन क्या करता है? भोजन के स्वांगीकरण को बढ़ाता है, मतलब भोजन के स्वांगीकरण, सॉरी ग्लूकेगॉन क्या करता है? भोजन के स्वांगीकरण को बढ़ाता है। इंसुलिन क्या करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। और सोमेटोस्टेनिन क्या करता है? तो मूत्र नलिकाओं में जल के अवशोषण की वृद्धि को, मतलब उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। ये है कुछ। चलिए अब हम लोग कल मिलेंगे और थोड़ा सा, मतलब डेली तो हम डालते ही रहेंगे, ये हम डेली डालेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट आने से मतलब अच्छा लगता है थोड़ा सा। और अब मतलब कहीं फंस जाते हैं, हम भी एक स्टूडेंट, ये तो फंस ही सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। धीरे धीरे सुधार कर ही लेंगे, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। जय हिंद।